हम बात करेंगे कि आप अपनी ड्रीम कार कैसे अफोर्ड कर सकते हो, बट पहले लेट्स गो बैक अ फ्यू मंथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। यार अमन, गाड़ी लेनी है यार। देख, मन एसयूवी का है, बजट में खींच की शायद सेडान आएगी। कभी कभी लगता है यार ऑटो ही लेना पड़ेगा, बट एसयूवी लेना, ईएमआई पे ले और पे करती रही हो आराम से। हाँ यार, बट कार लोन बहुत महंगा पड़ेगा। काश कोई मस्त सी वीडियो बना देता ना कार लोन पर। एक मिनट, अब इतनी सारी रिसर्च करने के बाद ना मैंने ऐसे 4 स्टेप्स ढूंढे हैं जो आपके कार बाइंग डिसीजन को बिल्कुल सिंपल कर देंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखो, गाड़ी लेने का मन तो ना यार मेरा भी है, बट सच्चाई तो ये है कि बाइंग अ कार कैन बी सो एक्सपेंसिव। अच्छा चलो, एक फनी बात बताती हूँ। आपको पता है, अभी मोटा भाई ने ना नई गाड़ी ली है। अरे मोटा भाई को नहीं जानते? समझ तो गए हो आप। उन्होंने 10 करोड़ की नई चमचमाती गाड़ी ली है। अब 15 करोड़ की ईयरली सैलरी है, तो अफोर्ड तो कर ही सकते हैं ना। मैडम, उनको 3000 करोड़ डिविडेंड मिलता है ईयरली। हाँ, तो मतलब अपनी ओवरऑल इनकम का लगभग 0.33% लगाकर उन्होंने कार ली है। और आपने कितना परसेंट लगाया अपनी एनुअल सैलरी का कार खरीदने में? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी कार लेनी चाहिए? हमारे माइंड में ना हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि कार कौन सी ले। क्या हमें एक बड़ी एसयूवी लेनी चाहिए या एक छोटी हैचबैक सफिशिएंट है? यही कंफ्यूजन नीड्स और वांट्स के बीच के बेसिक डिफरेंस क्लियर ना होने से होता है। शर्मा जी ने तो एसयूवी ली है, हम हैचबैक में थोड़ी अच्छे लगेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि शर्मा जी का मेजॉरिटी ट्रैवल गांव की सड़कों पर रहता है, जहां रोज का हाल काफी खराब है। इसी वजह से उन्होंने एसयूवी ली। और आप एक सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल हो जो मोस्टली सिटी ड्राइविंग करता है और वीकेंड्स पे शॉर्ट ट्रिप्स पर जाता है। आपको लगता है कि एसयूवी लेने से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और कार दिखने में भी प्रीमियम लगेगी। लेकिन सच तो ये है कि शायद आपको इस साइज की कार की जरूरत हो ही ना। अगर आपका डेली कम्यूट में ट्रैफिक हैवी रहता है, तो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक या सेडान भी आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकती है, जो आपके बजट में भी होगी और उसे यूज करना भी कन्वीनियंट होगा। अब इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, आपका ये डिसीजन बहुत सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए आप एसयूवी का ड्रीम देख रहे हो जिसका ऑन रोड प्राइस है 26 लाख। लेकिन अगर आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करो तो एक सेडान जिसका प्राइस 15 लाख है वो आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अब आप सोचोगे, एक बार गाड़ी लेनी है, बड़ी सी लेते हैं ना, बस 2,20,000 ही तो एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट जाएगी, बाकी तो लोन से हो जाएगा। लेकिन ये 2,20,000 का फर्क आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा। कैसे? ये देखो, अगर आप एसयूवी के लिए लोन ले रहे हैं 26 लाख का 20% डाउन पेमेंट करके 8% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आपकी मंथली ईएमआई आएगी करीब 50,800 रुपीज। वहीं अगर आप 15 लाख की सेडान की कार लेते 20% अमाउंट डाउन पेमेंट करके 8% इंटरेस्ट रेट के साथ, आपकी ईएमआई होगी सिर्फ 23,800। ये तो ऑलमोस्ट 50% कम है एसयूवी की ईएमआई से। इस 4 साल के लोन टेन्योर में आप एसयूवी लेने पर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ज्यादा पे करोगे। अब देखा जाए तो आपने एसयूवी लेने के लिए जो 27,000 एक्स्ट्रा ईएमआई पे करी है ना, अगर आप वही 27,000 किसी इंडेक्स फंड में एसआईपी करके डाल देते तो 4 साल बाद लगभग 12,96,000 इन्वेस्टेड अमाउंट होता, और जो आज की डेट में 17,06,000 हो जाता, यानी पूरे 4,10,000 का रिटर्न। सेडान कार के लोन पर इंटरेस्ट तो इसी रिटर्न से कवर हो जाता, और फिर भी आपके पास 1 लाख एक्स्ट्रा बच जाते, जो आप आगे फ्यूल या किसी भी और खर्चे के लिए यूज कर सकते हो। ये तो सिर्फ इनकी परचेज प्राइस में डिफरेंस था। अभी तो इन दोनों सेगमेंट्स के कार्स की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स भी अलग है। और आप तो जानते हो ना, एसयूवी सेडान से तो बहुत कम फ्यूल एफिशिएंट होती है, तो फ्यूल कॉस्ट में भी काफी डिफरेंस होगा। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप अपनी नीड्स को पहले रखें और वांट्स को बाद में, इससे आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और कार खरीदने का डिसीजन होगा रिग्रेट फ्री। चलो अज्यूम करते हैं कि आपने गाड़ी ले ली, आपका प्रमोशन हुआ था और सैलरी भी बढ़ गई, तो मन तो करेगा ना अपने आप को ट्रीट करने का। अब आप शोरूम गए और एक 20 लाख की टॉप मॉडल एसयूवी बुक कर दी। ईएमआई मैनेजेबल थी, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज। बस थोड़ी सी ज्यादा टाइट प्लानिंग करोगे हर महीने तो काम बन जाएगा। शुरुआत के कुछ महीने सब सही था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें ऐड होने लगी। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स, फैमिली वेकेशंस और घर के खर्चे। अब आपको हर महीने अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा ईएमआई के लिए निकालना पड़ रहा है। वो कार जो पहले एक ड्रीम थी, अब एक फाइनेंशियल बर्डन बन गई है।
अब हुआ ना रियलाइज कि अगर आपने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को थोड़ा और रियलिस्टिकली इवैल्यूएट किया होता तो शायद ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी। ये होती है गलती जब हम अपनी इनकम को गलत एस्टिमेट करके अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेंसिव कार खरीद लेते हैं। लोग अपनी सैलरी देखते हैं और बस एक बड़ा कार मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी बाकी एक्सपेंसेस भी हैं? रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, सब कुछ EMIs के साथ मैनेज करना पड़ता है। तो सही बजट सेट करने के लिए हमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना चाहिए, 24-10 रूल ऑफ कार बाइंग। इस रूल के हिसाब से कार की ऑन रोड प्राइस का 20% आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए। लोन का टेन्योर 4 साल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आपकी EMI आपकी नेट टेक होम सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल राइट? चलो इसको एक एग्जाम्पल से इजीली समझते हैं। मान लीजिए आपको टाटा पंच का बेस मॉडल लेना है जिसका ऑन रोड प्राइस है 6,61,313 रुपीज़। अब 24-10 रूल के हिसाब से क्या आप इस कार को अफोर्ड कर सकते हैं? आपको कार की ऑन रोड प्राइस का 20% डाउन पेमेंट करना होगा, जो इस केस में होगा 1,32,263 रुपीज़। और इस केस में 8% इंटरेस्ट के साथ EMI आएगी अराउंड 13,000 पर मंथ। EMI आपकी नेट टेक होम सैलरी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताइए, क्या आप टाटा पंच या अपनी ड्रीम कार अफोर्ड कर सकते हो? अगर आप अपनी ड्रीम कार के लिए 24-10 रूल के अंदर फिट हो रहे हैं तो बिल्कुल आप वो कार ले सकते हो विदाउट एनी टेंशन। और अब आप कहेंगे कि मैं तो EMI का बर्डन लेना ही नहीं चाहता, मुझे तो वन टाइम पेमेंट करना है। तब तो आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, अपनी ग्रॉस ईयरली इनकम के 50% से ज्यादा की कार नहीं लेनी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमने एक फ्री कैलकुलेटर का लिंक दिया है, आप उसे यूज करके अपने लिए कार अफोर्डेबिलिटी चेक कर सकते हो। कार खरीदते वक्त हम सिर्फ उसकी ऑन रोड प्राइस या EMI पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमें बाद में रियलाइज होता है कि ओनरशिप के साथ कितने सारे हिडन कॉस्ट भी जुड़ती हैं, जैसे फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टोल, पार्किंग और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये छोटी छोटी चीजें ना ऐड होके लॉन्ग टर्म में आपके बजट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से ये सारे ओनरशिप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और ये किस लेवल तक आपकी पॉकेट को इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक 12 लाख की कार लेने का प्लान कर रहे हो जिसे आप अगले 15 साल तक रखने वाले हो। अब सिर्फ परचेज कॉस्ट ही नहीं, बाकी ओवरऑल 15 सालों का ओनरशिप कॉस्ट देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम EMI कैलकुलेशन से शुरू करते हैं। अज्यूम करते हैं आप 12 लाख की कार लेने आए हो। अब आपने फर्स्ट एग्जांपल से सीखकर कार की ओवरऑल वैल्यू का 20% डाउन पेमेंट कर दिया, जो हुआ टोटल 2,40,000 रुपीज। इस हिसाब से बचे हुए 9,60,000 पर आपकी मंथली EMI आएगी अराउंड 19,009 रुपीज। अब आपने लोन तो रीपे कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 15 सालों में कार का फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और मिसलेनियस कॉस्ट भी तो जुड़ेंगे। फ्यूल कॉस्ट, पहले फ्यूल कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप एवरेज 10,000 किलोमीटर हर साल चलाते हैं और आपकी गाड़ी का माइलेज है 15 किलोमीटर्स पर लीटर, तो आपको हर साल करीब 666 लीटर ऑफ फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्यूल प्राइस 100 रुपीज पर लीटर है तो आपका ईयरली फ्यूल कॉस्ट आएगा 66,000। 15 सालों में ये अमाउंट टोटल होके होगा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। लो, वैल्यू तो यही डबल हो गई। अब आगे सुनो। अब मान लेते हैं आपने फ्यूल कॉस्ट के लिए भी ना अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन कार चलाओगे तो उसे मेंटेन भी तो आप ही करोगे। मेंटेनेंस की बात करें तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मान लीजिए आपका एनुअल मेंटेनेंस है 10,000 रुपए, तो अगले 14 साल में आपका 1.4 लाख रुपीस सिर्फ मेंटेनेंस में खर्च हो जाएगा। पहले साल का इंश्योरेंस परचेज कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है, लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 20,000 रुपीज का ईयरली प्रीमियम देकर इंश्योरेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा और 14 सालों में आपका टोटल इंश्योरेंस कॉस्ट होगा 2,80,000 रुपीज। इसके अलावा मिसलेनियस कॉस्ट भी हैं, जैसे पार्किंग फीस, टोल्स और छोटी छोटी एक्सपेंसेस को मिला के अगर आप 5,000 रुपए भी ईयरली अज्यूम करते हैं तो 15 सालों में आपका एडिशनल कॉस्ट होगा 75,000। अब सब कुछ ऐड करके टोटल ओनरशिप कॉस्ट निकालते हैं। अब आपको समझ आया, 12 लाख की कार का एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट अगले 15 सालों में होगा 29 लाख, जो डबल है आपकी कार के प्राइस से। तो कार लेने से पहले ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ EMI आपकी कॉस्ट नहीं है, रियल कॉस्ट तो गाड़ी चलाने पर ही पता चलता है।
तो जब भी कार लेने का प्लान करें, टोटल ओनरशिप कॉस्ट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल ये हिडन कॉस्ट आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहना ही बेस्ट है। एक बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, सिर्फ नई कार पर फोकस करना। कई लोग सोचते हैं कि नई कार लेने में ही स्मार्टनेस है, पर क्या सच में ये ऐसा है? देखिए, बात तो ये है कि न्यू कार लेने का ना एक अपना ही चार्म है, लेकिन क्या आपको पता है एक सेकंड हैंड कार आपके काफी पैसे बचा सकती है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन से। मान लीजिए आपको एक नई कार पसंद आती है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 26 लाख और उसी मॉडल की एक सेकंड हैंड कार मार्केट में मिल रही है 16 लाख में, जो सिर्फ 3 साल पुरानी है। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज को देखते हैं। नई कार का एक्स शोरूम प्राइस है 26 लाख। अब इसमें रजिस्ट्रेशन फी भी ऐड होगी जो कार के एक्स शोरूम प्राइस का 8% होगी, यानी 2,08,000 रुपीज। साथ ही इंश्योरेंस भी ऐड होगा जो रफली 40,000 के अराउंड पड़ेगा। तो टोटल ऑन रोड प्राइस हो गया 28,48,000। वहीं सेकंड हैंड कार का परचेज कॉस्ट है 16 लाख। और क्योंकि सेकंड हैंड कार्स पर आपको रजिस्ट्रेशन या रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, बस अराउंड 20,000 का इंश्योरेंस रिन्यूअल कॉस्ट ऐड होगा, तो टोटल कॉस्ट आपको अराउंड 16,20,000 का पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डाउन पेमेंट की। न्यू कार के लिए अज्यूम करते हैं कि आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं, जो अराउंड 5,69,600 रुपीज होगी। और सेकंड हैंड कार के लिए भी आपको 20% डाउन पेमेंट देना होगा, जो अराउंड 3,24,000 होगा। तो बाकी के पैसे लोन से कवर करते हैं। नई कार के लिए लोन अमाउंट होगा 22,78,400 रुपीज और सेकंड हैंड कार के लिए 12,96,000 रुपीज। लेकिन याद रखना, लोन ड्यूरेशन सिर्फ 4 साल का ही रहेगा। न्यू कार के लिए बैंक आपसे लगभग 8% का इंटरेस्ट लेगा, जिस पर ईएमआई लगभग 55,400 रुपीज पर मंथ की आएगी। और सेकंड हैंड कार के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 9% के अराउंड, और ईएमआई बनेगी 32,200 रुपीज पर मंथ। लेकिन रुकिए, खर्चा यहाँ पे थोड़ी खत्म होता है, आपको मेंटेनेंस भी तो देना होगा। न्यू कार का मेंटेनेंस पहले साल में फ्री मिलता है और उसके बाद अराउंड 20,000 रुपीज पर ईयर खर्चा आएगा। 5 साल बाद कॉस्ट थोड़ा बढ़ के अराउंड 21,000 का हो जाएगा। तो टोटल मेंटेनेंस 10 साल के लिए आपको पड़ेगा लगभग 1,86,000। और वहीं सेकंड हैंड कार की बात करें तो यहाँ आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कार पुरानी है, लगभग वही 22,000 हर साल, और ऊपर से पुरानी कार होने के कारण मिसलेनियस रिपेयर्स के 5,000 भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ भी अराउंड 5 साल बाद मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी ही, तो उसको मान लेते हैं 24,000 पर ईयर, और मिसलेनियस रिपेयर्स भी बढ़ सकते हैं जो होंगे अराउंड 5,500 रुपीज। तो टोटल मेंटेनेंस 10 साल के लिए होगा 2,39,000। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने डाउन पेमेंट, लोन रीपेमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट मिलाकर न्यू कार के लिए पे किए हैं अराउंड 34,03,951 रुपीज। और वहीं सेकंड हैंड कार के लिए आपने पे किए हैं ऑलमोस्ट 20,57,801 रुपीज। देखा आपने, सेकंड हैंड कार लेने से आपने लगभग 13,14,000 रुपए बचा लिए। इतने में तो नई गाड़ी आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार प्री ओन्ड कार लेना ही बेटर है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पर, यूजेज पर, और आपका बजट क्या अलाउ करता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप डिसाइड करते हैं कि आप नई कार लेंगे या प्री ओन्ड। सबसे पहले बात करते हैं वारंटी की। देखिए, नई कार तो आपको वारंटी के साथ ही मिलती है, फुल पीस ऑफ माइंड। लेकिन प्री ओन्ड कार लेने से पहले ये जरूर चेक करें कि उसकी वारंटी अभी भी वैलिड है या एक्सपायर हो चुकी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वरना फ्यूचर में रिपेयर कॉस्ट बढ़ सकते हैं। और हाँ, डिप्रिसिएशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नई कार आपके शोरूम से बाहर निकलते ही तुरंत 10 से 15% डिप्रिशिएट हो जाती है, जबकि प्री ओन्ड कार ऑलरेडी एक डिप्रिशिएटेड वैल्यू पर ही लेते हो, तो आपको कम लॉस होता है। लेकिन मेंटेनेंस के मामले में भी सोचना बहुत जरूरी है। नई कार के मेंटेनेंस पहले कुछ सालों के लिए फ्री होता है, मतलब उसको मेंटेन करने का टेंशन ही नहीं है। लेकिन प्री ओन्ड कार में आपको मेंटेनेंस और रिपेयर पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है, और वो भी पहले ही साल से। और अगर फाइनेंस की बात करें तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स प्री ओन्ड कार्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि कॉस्ट कम होती है तो आपको लोन भी कम लेना पड़ता है और आपका ओवरऑल पे आउट भी कम होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कार लेने का सोचो तो ये ज़रूर सोचना कि नई कार आपके लिए बेस्ट है या एक प्री ओन्ड कार से भी काम चल सकता है, क्योंकि समझदारी इसी में है
कि जहां आपका मैक्सिमम फायदा होना, आप उसी ऑप्शन को चूज करो। हमने डिस्कस किए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कार खरीदते वक्त आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जल्दी से रिकॉल कर लें। अपनी नीड और वांट में फर्क समझना। आपको एसयूवी चाहिए या हैचबैक, ये सोच समझ के डिसाइड करें कि आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है एंड आपके लाइफस्टाइल के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अपने बजट का सही एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी है। 24-10 रूल को फॉलो करके आप इंश्योर करते हैं कि कार की ईएमआई आपकी इनकम के हिसाब से मैनेजेबल रहे। टोटल ओनरशिप कॉस्ट को मत भूलिए। कार के प्राइस के अलावा उसके मेंटेनेंस, फ्यूल, इंश्योरेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट करके देखना। नई कार और प्री ओन कार दोनों ऑप्शंस को कंसिडर करके देखें। हो सकता है प्री ओन कार लेने से आपको ज्यादा फायदा हो। अगर आप इन सब स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री भी रहेगा और आपके बजट के अंदर भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो नई कार लेने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कार हंटिंग। बाय। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.